हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लेक्चर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास कोई गिवन नंबर, आपके पास मोर देन वन नंबर्स आपके पास गिवन हो एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज। तो से फॉर एग्जांपल कि सपोज you have x1 x2 some collection of numbers and the total number of numbers present in that collection is n। कि n हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ नंबर्स एंड these are the numbers। तो इन दैट केस आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। वी नो द एवरेज विल राइट x1 plus x2 plus xn divided by n। now this is the way to calculate the average। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी फंक्शन का एवरेज आप कैलकुलेट करके दिखाइए, तो उस केस में आप कैसे क्या करेंगे? तो सपोज आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन है, कोई भी नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन है से x and y and you have chosen some function like this and this is equal to y equal to f of x। now इस केस में अगर से मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि what is the average of the function, तो how to answer कि अब इस केस में हम कैसे आंसर करेंगे? तो आज का टॉपिक जो है इसी पर ही बेस्ड है कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज इस लेक्चर में हम यही चीज देखेंगे। तो हाय, मैं हूं प्रणव। शुरू करते हैं कैलकुलस। तो सबसे पहले हम नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन का हम एवरेज निकालेंगे। नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन का हम एवरेज के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एंड जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी नॉन नेगेटिव, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन का हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट ओनली कंटिन्यूअस फंक्शन, इवन इफ योर फंक्शन इज से आपका अगर कोई फंक्शन अगर थोड़ा सा मतलब डिसकंटिन्यूअस भी है, मतलब कुछ डिसकंटिन्यूटी अगर फंक्शन में ज़्यादा नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज। तो ऑल दोस थिंग्स वी विल लर्न व्हेन वी विल लर्न अबाउट कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम जानेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में जस्ट नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि नॉन नेगेटिव मीन्स द फंक्शन कैनॉट बी नेगेटिव, फंक्शन कैन बी जीरो और आइदर इट कैन बी पॉजिटिव। तो इस केस में पहले ये जानने से पहले चलिए मैं आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे इजी, कि जैसे कि y और x, और यहाँ पे मैं अगर एक कांस्टेंट फंक्शन चूज करूं, से मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन चूज किया है, a to b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन चूज करता हूँ c, तो इस केस में देखिए अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? इसका एवरेज वैल्यू आपका c होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स है एंड ऑल द नंबर्स आर सेम, इन दैट केस द एवरेज वैल्यू इज द सेम नंबर। से आपके पास कलेक्शन ऑफ आपके पास 10 नंबर्स है और हर एक नंबर से सपोज 5 है, जैसे 5 करके आप ऐसे मतलब 10 बार आप 5 लिख रहे हैं, और उस केस में अगर आप एवरेज कैलकुलेट करें तो आपका एवरेज आंसर भी 5 होगा। तो सेम अगर एनालॉजी हम यहाँ पे लगाए से फंक्शन, और फंक्शन के केस में हम क्या देख सकते हैं, इससे फंक्शन का ये इंटरवल है a to b, इसमें हर एक पॉइंट के अगर मैं फंक्शन के यहाँ पे जो मैंने इस इंटरवल के अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करूँ तो उस पॉइंट में जो फंक्शन का मुझे अगर वैल्यू जो मिल रहा है वो है c। अब हर एक पॉइंट में जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज द सेम वैल्यू व्हिच इज द कांस्टेंट c। तो इन दैट केस अगर मैं एवरेज का जो जैसे नंबर के केस में जो हमने एवरेज किया, इफ वी ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय दिस, तो हियर यहाँ पे तो हम अगर ऐड करेंगे देन वी हैव टू डील विद इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर अगर आप पॉइंट वाइज
फंक्शन का वैल्यू को अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि हर एक पॉइंट में आप फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड देन ऐसा करके आप हर एक जो फंक्शंस के जो आउटपुट वैल्यू है उसको अगर आप ऐड करके एवरेज निकालना चाहते हैं, देन यू हैव टू डील विद इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, बट देन आल्सो सिंस ऑल द वैल्यूज आर सेम वी कैन सिंपली से द एवरेज वैल्यू इज सी। ठीक है, दैट इज द सो कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज वैल्यू है द फंक्शन जो वैल्यू है दैट इज द मतलब वही फंक्शन का एवरेज वैल्यू है। तब इसी का आइडिया अगर हम यूज करेंगे कि नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन के केस में हम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक और चीज देखिए, ये सिंस अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व, इट इज वेरी इजी टू से। इसके हाइट क्या हो गया, दिस हाइट इज सी, बिकॉज देखिए इट लुक्स लाइक ए रेक्टेंगल, ये जो फंक्शन मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी सी टाइम्स बी माइनस ए, इट इज द एरिया अंडर कांस्टेंट फंक्शन whose value is c। तो यहाँ से मैं c इजिली निकाल सकता हूँ कि मैंने अभी बोला इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू आपका c है, तो वी कैन राइट c इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई b माइनस ए। व्हाट इज b माइनस ए, b माइनस ए इज द विड्थ, कि ये जो इंटरवल का जो मेरा विड्थ है दैट इज द b माइनस ए। सो यही डेफिनेशन यूज करके हम तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय द विड्थ ऑफ द इंटरवल, जिस विड्थ के ऊपर अपना पूरा एरिया कैलकुलेट किया है फंक्शन का। तो सेम डेफिनेशन यूज करके हम नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन का हम ट्राई करेंगे कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ से एक और चीज देखिए, नॉन नेगेटिव फंक्शन के केस में भी हम सेम चीज एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों, मतलब तो अगर आपके पास कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है से ऐसा, से दिस इज फंक्शन f ऑफ x, तो मैंने क्या बोला कि हम इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू हम बोलेंगे कि एरिया अंडर दिस कर्व डिवाइड बाय द विड्थ। तो पहले थोड़ा सा एक सिंपल मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा मतलब ऐसा डेफिनेशन हमने क्यों चूज किया एवरेज का। ठीक है, और लेटर ऑन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उस समय हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। इट इज जस्ट एन इनफॉर्मल, इस लेक्चर में मैं जस्ट आपको एक सिंपल मतलब एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि रिमन सम पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो जैसे लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा और डिस्टेंस के बारे में देखा, तो इस लेक्चर में सिंपली हाउ डू यू नो द एवरेज ऑफ ए नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट फंक्शन से के हेल्प से मैंने ये बताया कि अगर कोई भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू अगर मुझे निकालना है नॉन नेगेटिव, तो उसके अंदर में एरिया निकालना है एंड वी विल डिवाइड बाई द विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो इन दैट केस इसका एक एनालॉजी अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आप सोचिए कि ये जो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, यू इमेजिन दिस पिक्चर एज ए वाटर इन ए टैंक, कि ये आपका एक टैंक है, ये टैंक का विड्थ है कि b माइनस ए, इट इज द टैंक एंड दिस इज द वाटर। आप उसको टैंक की तरह सोचिए कि दिस वाटर टैंक एंड हियर दिस इज वाटर। ठीक है, एंड एट एवरी पॉइंट you can easily find the water level if you know the function। तो अब क्या होता है कि जैसे वाटर लेवल यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है एंड वाटर इज स्लॉशिंग, मतलब वाटर को आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वाटर का लेवल चेंज हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द वाटर लेवल विल सेटल डाउन। से ये आपका अगर मैं डिस्टर्बेंस से पहले आप सोचिए कि इस टैंक में वाटर लेवल ये था ओरिजिनल water level before disturbance। ठीक है, and this is the water level after disturbance। ठीक है, तो ये वाटर लेवल बिफोर डिस्टर्बेंस हो गया और ये वाटर लेवल आफ्टर डिस्टर्बेंस हो गया। तो बिफोर डिस्टर्बेंस, तो अगर मैंने थोड़ा, तो आप जो नया जो हमने फंक्शन चूज किया, अब एक चीज देखिए, इस वाटर लेवल का आफ्टर डिस्टर्बेंस
ये जो है ऊपर का जो हम ये देख रहे हैं, ये जो कर्व, ना इसका एक्चुअल एवरेज हाइट क्या है? इसमें क्या दिखा रहा है कि इस पोर्शन में जो आपने डिस्टर्ब किया तो इस पॉइंट में आपका वाटर लेवल का हाइट पहले हाइट से थोड़ा बढ़ गया, कहीं और पॉइंट में सोचिए, सॉरी मे बी इट इज नॉट राइट, मे बी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूँ। जैसे सोचिए कोई वाटर लेवल आपका डिस्टर्बेंस हो गया है, तो यहाँ पे कोई बढ़ गया, यहाँ पे कोई कम गया, नो मैटर, ठीक है, बढ़ गया कम गया, लेकिन अल्टीमेटली जब ये वाटर लेवल जब आपने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस के थोड़ी देर बाद अगर आप इस टैंक को ऐसे ही लेफ्ट मतलब ऐसे ही छोड़ दे तो आप क्या देखेंगे, वाटर लेवल विल सेटल इट्स ओरिजिनल वाटर लेवल बिफोर डिस्टर्बेंस। तो ये जो लेवल है ये आस्ते आस्ते मतलब शांत हो जाएगा कि डिस्टर्बेंस, और आस्ते आस्ते इस वाटर लेवल का जो आफ्टर डिस्टर्बेंस के बाद जो लेवल है ये अल्टीमेटली इसके ओरिजिनल लेवल पे वापस चला जाएगा। तो ये ओरिजिनल लेवल है लेकिन फिक्स्ड लेवल है। आप देखिए हर एक पॉइंट में इस इंटरवल में ओरिजिनल लेवल इज लाइक ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इन दैट केस वी कैन इजीली से व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द वाटर, व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ द वाटर, वी कैन इजीली से इट इज द दिस ओरिजिनल लेवल बिफोर डिस्टर्बेंस। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप, लेकिन दोनों केस में देखिए, केस नंबर 1 में क्या है, वाटर लेवल बिफोर डिस्टर्बेंस, उस केस में जो इस टैंक में जो वाटर का जो एरिया है, ठीक है, क्योंकि मैं 2 डायमेंशनल पिक्चर की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली हमको वॉल्यूम लेके बात करना है। तो फॉर द टाइम बिंग आप सोचिए टैंक का आप एक साइड का पिक्चर ले रहे हैं, तो इस केस में जो इसके अंदर में जो हम एरिया हमको मिल रहा है ओरिजिनल वाटर लेवल के अंदर में, और ठीक है, और सेकंड केस में वाटर लेवल आफ्टर डिस्टर्बेंस, अगर मैं सेकंड केस वाला ड्रॉ करूं, ये मैं सेकंड केस ड्रॉ कर रहा हूं जहां पे आपका जो ये जो यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है, ठीक है, दिस टू एरिया विल बी सेम, बिकॉज यहाँ से कोई भी वाटर टैंक से बाहर, सोच लीजिए इमेजिन दैट वाटर इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द टैंक, तो इन दैट केस जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर पहले केस में था उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपका सेकंड केस में भी रहेगा। ओनली क्या चेंज हो रहा है कि लेवल आपका चेंज हो रहा है कि विद इन दिस टैंक, ठीक है। तो अगर दोनों एरिया को कंपेयर करें तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं कि द एरिया अंडर, यहाँ पे मैं पोज देता हूँ ये वाला, दिस इज द वाटर लेवल। तो इस केस में एरिया क्या है, अगर मैं वाटर लेवल का हाइट पकड़ू से h, तो वी कैन राइट h इंटू बी माइनस ए इक्वल टू, और इसको अगर मैं पकड़ू अपने फंक्शन से f ऑफ x, इट विल बी इक्वल टू f ऑफ x एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ द f ऑफ x। तो ये पार्ट वाला देखिए इसका एरिया है, और ये है इस आफ्टर डिस्टर्बेंस जो टैंक के अंदर में जो वाटर के एरिया है। तो इधर से हम h इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी आवर एवरेज हाइट, h एवरेज हम यहाँ से लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू एरिया f ऑफ x बाई b माइनस ए। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन जो डेफिनेशन दिया, और ये मैंने आपको एक एनालॉजी बताया जिससे आप पूरा मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जिसकी हेल्प से आप इजीली अभी मतलब आप कॉन्फिडेंट बन गए कि हाँ कोई भी फंक्शन का अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि उस फंक्शन के अंदर में एरिया, एंड वी हैव टू देन डिवाइड द एरिया बाय द विड्थ ऑफ द बाय द इंटरवल ऑफ द फंक्शन ओवर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। चलिए एक एग्जांपल करते हैं तो आपका आइडिया हो जाएगा। से सपोज आपके पास गिवन है फंक्शन x, it is y, and you have your function is sin x, and that is 0 to pi. Now you have to find the area under this, you have to find the average of this function over the interval 0 to pi. तो as per definition हमको क्या करना है, as per definition हमको पहले एरिया निकालना है कि इस 0 to pi इंटरवल में sin x क्या इस कर्व के अंदर में कितना एरिया बाउंडेड है, that is this is the region R, what is the area of this region bounded by this curve, and then we have to divide this area by the width of the interval over which the function is defined. तो यहाँ पे width of the interval is pi minus 0, we have to divide by it, that is equal to pi. तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने एरिया निकालने के लिए भी मैंने लेक्चर, जैसे फर्स्ट लेक्चर मैंने मतलब इसका भी लेक्चर मैंने बनाया कि हाउ कैन यू एस्टिमेट द एरिया अंडर एनी प्लेन अंडर एनी कर्व, ठीक है, बाय यूजिंग द रेक्टेंगल्स। तो सेम वे वी विल डू हियर, बट वहां पे मैंने बताया था अपने एरिया के लेक्चर में वी कैन यूज अपर सम, लोअर सम एंड मिड पॉइंट रूल। तो एनी अप्रोक्सीमेशन यू कैन चूज, तो हियर आई विल चूज द अपर सम अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। तो इन केस ऑफ अपर सम अप्रोक्सीमेशन व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे कि सेम यहाँ पे
इस एरिया को 4 रेक्टेंगल में डिवाइड करूंगा। पहले 4 रेक्टेंगल से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा टेक्निक क्या है, विल डिवाइड दिस इंटरवल इनटू 4 पार्ट, 1 2 3, 1 2 3 4। आपका 4 पार्ट में मैंने इस इंटरवल को 4 सब इंटरवल में मैंने डिवाइड कर दिया। अब हर एक सब इंटरवल में हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब अपर सम अप्रोक्सीमेशन अगर मैं यूज करूं तो उस केस में क्या करना है कि हर एक सब इंटरवल में मुझे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे चूज करूं तो इस सब इंटरवल के अंदर माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो वी विल चूज द रेक्टेंगल हियर इन द फर्स्ट इंटरवल। इन द सेकंड इंटरवल हम ऐसे बाउंड्री देते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम, वी विल चूज लाइक दिस। इस इंटरवल के अंदर ये पॉइंट है, we'll choose like this, and here we'll choose like this. Maybe यहाँ पे मेरा पिक्चर अप टू द पॉइंट नहीं, एक्चुअली ऑल द रेक्टेंगल्स विल हैव सेम विड्थ, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल का विड्थ सेम होगा, क्योंकि आपने इस इंटरवल को 4 इंटरवल में डिवाइड किया है। तो ईच सब इंटरवल विड्थ विल बी पाई माइनस 0 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पाई बाई 4, it will be pi by 2, it will be 3 pi by 4। तो width of each rectangle is pi by 4। तो यहाँ पे पिक्चर देख के आप मतलब आपको टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पिक्चर में थोड़ा सा ये रेक्टेंगल आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है, ये मोटा लग रहा है, बट एक्चुअली ऑल द रेक्टेंगल्स हैव सेम बेस और सेम विड्थ, हाइट इज डिफरेंट। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का अब इस sin x मेरा फंक्शन क्या था sin x, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है आपका 1। तो ये रेक्टेंगल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 एंड 4। रेक्टेंगल 1 का हाइट हम कैसे निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट द हाइट एंड नाउ हाउ टू अप्रोक्सीमेट द एरिया, वी नो वी हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। हमको रेक्टेंगल के एरिया को सम करना है। तो वी विल राइट द एरिया यूजिंग अपर सम। फर्स्ट रेक्टेंगल का हाइट क्या होगा, वी विल राइट f ऑफ पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस, ठीक है। सेकंड का हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे f ऑफ, देखो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस, थर्ड का भी सेम है f ऑफ पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 एंड प्लस f ऑफ 3 पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4। अल्टीमेटली f of pi by 4 is easy to calculate because my function is sine. So sin pi by 4 is 1 by root 2, sin 90 degree is 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे आपका क्या आएगा अगेन 1 by root 2। तो अल्टीमेटली we will get the answer, we will get 3.42 into pi by 4 and ultimately that is approximately equal to 2.69। and now see मैंने यहाँ पे अभी एरिया तो निकाल लिया यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, रेक्टेंगल का अपर सम अप्रोक्सीमेशन। नाउ वी सिंपली डिवाइड दिस एरिया बाय द विड्थ, द टोटल विड्थ ऑफ द इंटरवल ओवर व्हिच माय फंक्शन इज डिफाइंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द फंक्शन sin x। तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे, नाउ द एवरेज ऑफ द फंक्शन विल बी 2.69 डिवाइड बाय पाई माइनस 0 and that will be 2.69 divided by pi, that will be equal to 0.86। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि ये जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया, तो चलिए इसको हम अभी ये 4 रेक्टेंगल से किया, नाउ विल इंक्रीज द रेक्टेंगल बिकॉज एज वी नो कि एरिया का जो आंसर हमको ऐसे मतलब अपर सम अप्रोक्सीमेशन जो हमको एरिया का आंसर मिलता है, द अप्रोक्सीमेशन विल बिकम बेटर एंड बेटर व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। दैट मीन्स अगर मैं इस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन इंटरवल है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है उसको हम ज्यादा से ज्यादा हम पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर मोर एंड मोर रेक्टेंगल हम इंसर्ट करें तो उस केस में हमका एरिया का जो आंसर मिलता है यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन विल बी मोर एंड मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पे मैंने 4 रेक्टेंगल्स यूज किया। सिमिलरली इफ यू गो ऑन ट्राइंग बाय यूजिंग 8 रेक्टेंगल्स वी कैन डू। 8 रेक्टेंगल से हमको क्या करना है, सिंपली you can do like this। now 1 2
3 4 5 6 7 वी कैन डू। अब यहाँ से हमको अपर सम अप्रोक्सीमेशन करना है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करिए एंड ठीक है यार, 8 रेक्टेंगल्स आर देयर, इट विल बी आपका पाई बाई 8 या 2 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, 5 पाई बाई 8, 6 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 एंड पाई। इन दिस वे हमको ये मिल गया एंड देन वी हैव टू ऐड ऑल दोस थिंग। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी एफ ऑफ पाई बाई 8, ठीक है, इंटू पाई बाई 8 प्लस एफ ऑफ 2 पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8 प्लस एफ ऑफ 3 पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8 प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 8 प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 8, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 3 पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8 प्लस एफ ऑफ नॉट 3 पाई बाई 8 सॉरी 5 पाई बाई 8 एफ ऑफ 6 पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8 प्लस एफ ऑफ 7 पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8। ये आपका फॉर्मूला हो गया एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज वी विल सिंपली डिवाइड एरिया डिवाइड बाई पाई और इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.753, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अपर सम, और सिमिलर अगर हम लोअर सम अप्रोक्सीमेशन यूज करना चाहते हैं तो भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन केस में देखिए ये जो एवरेज निकल रहा है दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर टू द एक्चुअल एवरेज ऑफ द फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल एवरेज अगर हम निकाले, एक्चुअल एवरेज क्या आएगा, सपोज हमको एक्यूरेट एक्चुअल एवरेज चाहिए तो उसके लिए हमको क्या लिखना है, हमको एक्चुअल एरिया चाहिए, वी हैव टू नो द एक्चुअल एरिया एंड द विड्थ ऑफ द इंटरवल इन दैट केस। तो एक्चुअल एरिया लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल एरिया को अप्रोक्सीमेशन से हम यूज कर रहे हैं। अब ये अप्रोक्सीमेशन आपका एक्चुअल बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंसर्ट मोर एंड मोर रेक्टेंगल्स। तो इस केस में हम जितना ज्यादा रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे और हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा एवरेज यूजिंग अप्रोक्सीमेशन से जो आंसर आ रहा है दैट विल बिकम मोर एंड मोर क्लोजर टू द एक्चुअल एवरेज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो हम जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट बाय यूजिंग formulas we can easily calculate what is the actual average of the function। तो और एक और चीज देखिए, सिंस ये जो मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है एवरेज, ये जो हमारा एवरेज आया है यूजिंग अपर सम, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्चुअल एवरेज। हाउ कैन वी से दैट? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एरिया जो है, एक्चुअल एरिया जैसे हमने अगर हम एरिया का जो मैंने अपने एरिया का एस्टिमेटिंग एरिया के लेक्चर में मैंने बताया है कि एक्चुअल एरिया इज always less than area using upper sum and greater than area calculated using lower sum। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे बाय विड्थ से, या आप इस केस में करता हूं अगर पाई से डिवाइड, ठीक है, तो आप देखिए दिस इज द एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द एवरेज यू हैव फाउंड बाय यूजिंग अपर सम एंड ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज यू हैव फाउंड by using lower sum। एक्चुअली लेस देन नहीं, यहाँ पे आप इक्वल टू पुट कर दीजिए, लेस देन और इक्वल टू, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया कि हम कैसे एवरेज ऑफ एनी नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।